नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। हेलो सहेली कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें देश भर की सखियां सहेलियां साझा करती हैं अपने दिल की बात, बताती हैं अपने बारे में, जानकारी देती हैं सखियां किस तरह समाज में बदलाव ला सकती हैं, देश दुनिया की, शिक्षा की, अपने व्यवसाय के बारे में बातें करती हैं हमारी सखियां। नई सखियों से हमारा यही कहना है कि आप भी शरीक होइए हेलो सहेली के इस विविध रंगी चौपाल में। अपने दिल की बात कहिए और सुनिए अपनी पसंद के फिल्मी गाने। तो शुरू करते हैं सिलसिला फोन कॉल्स का और बातचीत का। ये है आज का पहला कॉल। सुनिए हमारी ये सखी क्या कह रही हैं। हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्कार दीदी। मैं संगीता माहेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से। जी संगीता जी बताइए क्या हाल है आपके? बस बढ़िया है, गर्मियों का हम आनंद उठा रहे हैं। गर्मी में क्या आनंद उठाया जा रहा है जरा बताइए हमें। तरबूज, खरबूज, आम, कई तरह के फल होते हैं जिनका साल भर इंतजार रहता है। जी जी। और उसकी डिशेज रहती हैं जिनको खाने का, आम के रस का और आम की आइसक्रीम का आनंद ही अलग है। वाह वाह, क्या बात है, ये तो आपने मिठास घोल दी पूरे स्टूडियो में विविध भारती के। कुछ बताएंगी कि उसके किस तरह से डिशेस बनते हैं खरबूजे का, कि उसकी भी कोई आइसक्रीम वगैरह बनती है, कोई डिश बनती है या काट के खाती हैं? जी, तो हमारे यहाँ आम का पेड़ भी लगा है। तो जब आम ये थोड़े से पकते हैं, आम घर के वाले भी देसी आम हो जाते हैं, तो उसकी एक मैं डिश बता देती हूँ। तो उसको थोड़ा सा इसका पल्प निकाल लीजिए और थोड़ा उसकी गुठलियों में छोड़ दीजिए, छिलके पर फेंक दीजिए और इसमें थोड़ा सा मसाला वगैरह, पानी वानी सब डाल लीजिए। इसका पल्प पूरा लिक्विड हो जाएगा और उसके बाद में तेल गरम रखिए, उसमें जीरा, सौंफ, हींग और मिर्च, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची डाल के बघार लगाइए और उसमें थोड़ा सा उसी समय 1 चम्मच बेसन डाल दीजिए और फिर ये पल्प पूरा डाल दीजिए और गुठलियां भी डाल दीजिए और फिर बस उबलते हुए इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए, मिठास आ जाए इतनी। और इसको खट्टा मीठा जब उबलता हुआ ये गरम गरम पराठे के साथ में खाइए। अरे वाह, तो इसका आनंद ही अलग है। ये हमारे यहाँ पे कट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कट। अच्छा, टेस्टी डिश है। हम लोग साल भर इंतजार करते हैं। हमारे यहाँ का पेड़ का जो आम है ये इसी से बनता है, तो ये हम लोग बना बना के भेजते भी हैं सब लोग, क्योंकि उन लोग के यहाँ पे ऐसे पेड़ नहीं है। और दूसरा ये कि हम केरियां भी ऐसी पकी पकी सी सब लोग को भेजते हैं कि भाई ये वाली चीज बना के खाना। तो सब साल भर इस चीज का इंतजार करते हैं क्योंकि बाजार में ये अवेलेबल नहीं रहती है। क्या बात है भाई, ये बात आपकी पूरे देश में प्रसारित हो रही है। भोपाल के लोग आपकी बात सुन रहे होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर के सामने कतार लग जाए कि वो जो कट बनाया हमें भी दीजिए जरा, हम भी चखेंगे कि स्वाद कैसा है। हमने नए नए लोगों को भी ऐसे, जैसे बूढ़े लोग हैं तो वो खट्टा ज्यादा नहीं खा सकते। हाँ। और उनको कुछ नई चीज भी चाहिए टेस्ट के लिए। मैंने भी उनको बना बना के भेजी भी कि ये चीज खाओ। ये मालवा की भी है और महाराष्ट्र की भी है, ये दोनों जगह की डिश है, ये बड़ी फेमस है ये महाराष्ट्र में भी। तो अब ये तो हमें भी बना के आजमाना पड़ेगा। ये बताइए कि आम कौन सा है, मीठा वाला आम है या खट्टा आम है? आम की प्रजाति कौन सी है? हमारा देसी आम है, घर में जो लगा है वो आम देसी है। जो अपन सामान्य तौर पे आम का वृक्ष पौधा उग जाता है, फिर अपन उसको एक प्रेम वश जैसे कहते हैं ना, हमारे घर में ये उग गया है तो हम उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। उस टाइप का हमारा पेड़ था, तो उससे एक अटैचमेंट था। तो बहुत सालों तक तो उसमें छोटी केरियां आती थी, लेकिन अभी 2 साल से उसमें केरी का जो है साइज बड़ा भी हो गया और उसमें गूदा भी बहुत अच्छा बनने लगा। तो हमारे इंतजार का फल उसने, जैसे कहते हैं ना, इंतजार का सब्र का फल मीठा होता है। जी, आम के पेड़ में क्या बात है। ये जो है वो देखो, तुमने इंतजार किया और ये इतना टेस्टी फॉर्म में और इतने सारे लगते हैं कि हम सब लोग बांटते भी हैं और बच्चों को भी खूब देते हैं। और हवा आंधी चलती है तब वो केरियां गिरती हैं तो सब लोग उसको उठा के उसका जो खाते हैं उसका आनंद बच्चे जो बीनते हैं। और वो चीज भले बाजार में सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन आज भी बच्चों को इस स्वरूप में देखते हैं कि वो आम के पेड़ के जो फल गिर रहे हैं उसको उठाते हैं। वो चीज का मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। आपने बताया ना कि ये सब्र का फल मीठा होता है, तो अब तो मेरी भी इच्छा हो रही है कि ये सब्र का फल, सब्र का पेड़ जरूर अपने आसपास लगा दें और हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो भी ऐसा ही सोचेंगे। तो गुठली जो आपने डाली है, गुठली डालने के बाद जब वो अंकुर फूटा उसके लिए कुछ किया आपने, खाद पानी कुछ डाला? ये जैसे कहते हैं ना कि एक आम के पेड़ तो जनरली अपन खा के फेंकते रहते हैं आम की गुठलियां, तो ये समय आने पर पनप जाती हैं। जी जी, तो ये वैसे ही पनपा। तो हमारे घर में भी एक कोना ऐसा था संयोग से मिट्टी वाला, बाकी जगह तो अपना
पक्का रहता है, लेकिन कुछ एक कोने थे तो वहाँ पे उसके पीछे हमने फिर उसको ना कटवाया, वो पौधा उगने लगा तो हमारी मम्मी और हमारी भाभी लोग इसमें पानी डालती रहती थी, वो अच्छा पनप गया। पहले ऐसा अंदाजा नहीं था कि ये, हम तो ऐसे ही सोचते थे सब लोग, अरे इनकी केरियां बड़ी छोटी हैं सब है, लेकिन वो उस पौधे ने, उस पेड़ ने प्रूव किया कि देखिए इंतजार किया तो मैं इतना बड़ा बड़ा फल देने लगा, इतना मीठा मीठा। उसका पका हुआ आम बड़ा मीठा होता है। इसकी गुठली फिर और लोगों तक आपको प्रसारित करना चाहिए, भेजना चाहिए। की थी लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने आम की गुठलियों का कलेक्शन एड्रेस भी दिया था कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, मतलब वो खेतों में बहुत सारे पौधे बनाते हैं और उसके बाद में किसानों को देते हैं अपनी बाउंड्रीज में लगाने के लिए। और उसका सीधा संबंध हमारी भारत की अर्थव्यवस्था से भी था कि उन्होंने बोला कि हमें बहुत सारा आम आयात करना पड़ता है, बहुत सारी डिशेस बनाने के लिए आम की बहुत सारी चीजें बनती है उसके लिए। तो वो चीज हम अपने देश में ही हम सामान्य से प्रयासों से जो चीज हम फेंक रहे हैं वो चीज तो कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अपील करी, तो मैंने अपने पूरे ग्रुप में ये डाला था कि हम, मुझे केरियां चाहिए, भेजूंगी मैं। तो सबने अपने यहाँ पे तरह तरह के आम थे तो वो आम खाते थे, वो भी इकट्ठे करके धो के, और मुझे उन्होंने केरियों की गुठलियां भेजी और उसके बाद मैंने उसको कुरियर भी किया, पर्टिकुलर जो उन्होंने एड्रेस दिया था उस पर मैंने बहुत सारी। और इस साल भी मैं ये वाला काम करने वाली हूँ और मेरी सखियों से भी मैं आपके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ कि जो अगर इस अभियान में लगा है तो आप उसको सहयोग कर दीजिए, या फिर खुद भी इस अभियान को करिए कि अपने आसपास के जो खेत होते हैं या हम गाड़ी से कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो जंगल पड़ते हैं, तो उसमें अपन ये जो पौधे हैं या तो ये पौधे लगा दें या ये गुठलियां फेंक दें। जैसे जामुन की फेंक सकते हैं अपन, सीताफल की फेंक सकते हैं, पपीते की फेंक सकते हैं, इसी तरीके से आम की भी फेंके। तो वो समय आने पर जंगल में मिट्टी वाली एरिया में फेंके और वहाँ पर थोड़ा सा देखें कि यहाँ पर उग जाएगा, तो ऐसे थोड़ा सा प्रयास करें। या जो लोग केरियां की गुठलियां इकट्ठी कर रहे हैं उनको भी अपन अपने ये गुठलियां दे सकते हैं, तो वो भी कुरियर किया जा सकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। और ये जो गुठली से आम का पेड़ लगने वाली बात है, आपको जानकारी दे दें कि विविध भारती में भी कुछ ऐसे पेड़ लगे हैं जो आम की गुठलियों से ही बड़े हुए हैं और बाकायदा आम के फल लगते हैं। विविध भारती का स्टूडियो जहाँ पर मौजूद है इस समय, यहाँ हम लोगों ने भी कुछ आम की गुठलियां ऐसी ही जैसे आप बता रहे हैं कि फेंकी और उसके अंकुर फूटे और वो आम का पेड़ अब लहला आ रहा है, उसमें फल आते हैं। तो मैंने आपको डिश बताई थी, आप तोड़ना और बनाना और फिर हमारी सब सखियों को बताना कि वो संगीता माहेश्वरी ने जो डिश बताई थी वो कैसी लगी। जी बिल्कुल। तो अब हमारी सखियां तो सुन रही हैं तो वो तो आजमाएंगी जरूर और हम भी आजमाएंगे। तो इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब जरा बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? जी, मुझे एक गाना बहुत पसंद है, कोहरा फिल्म का है, ये नयन डरे डरे, हेमंत कुमार साहब की आवाज है और ये मुझे बहुत ही पसंद है। मैंने खास तौर पर मतलब थोड़ा सा म्यूजिक भी सीखा है, मुझे शौक था तो मुझे सीखा, और सीखा इसलिए नहीं कि मुझे गाना है, बल्कि मैंने गानों को, या कहते हैं ना कि संगीत को समझने के लिए, कि वो मुझे कर्ण में प्रिय लगना भी एक बात होती है और उसको एक आनंद लेना, तो म्यूजिक का आनंद लेने के लिए मैंने म्यूजिक सीखा। तो मैं वाकई में ये सीखने के बाद मतलब वो आनंद इतना गुना बढ़ जाता है कि रेडियो बंद करने का दिल नहीं करता। तो मैं आकाशवाणी की दीवानी इसीलिए हुई कि मैं म्यूजिक सीखते हुए मैंने ये सारी चीजों को मैं अपने टाइम पास करती थी। इवन मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा है तो मैं अपनी पढ़ाई के दौरान भी ऐसा ये आकाशवाणी लगा के रखती थी और गाने सुनते हुए अपनी स्टडी करती थी। तो अब जब म्यूजिक सीखा ही है तो जरा ये गाना गुनगुना के बोलिए ना, तो हम उसके बाद प्ले करते हैं। धन्यवाद। वैसे आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपने फरमाइश करी है तो मैं जरूर ये तो सुना देती हूँ। हर गायक गायिका का पहला वाक्य ही होता है कि हमारी आवाज नहीं अच्छी है, गला खराब है। तो हमें चलेगा, आप सुनाइए। रिक्वेस्ट जरूर मानूंगी क्योंकि आप इतने सालों से हम सब सखियों की रिक्वेस्ट मानती हैं, पूरा करती हैं उसी समय। क्या तो बात है, मैं भी जरूर करूंगी और आपने मेरे को ये मौका दिया इसके लिए भी धन्यवाद। और जी जो है धन्यवाद आपका भी। गुनगुनाती हूँ जी आपके साथ में। हाँ जी। ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो एक रात हो के निडर, जरा जीने दो ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे। हेलो सहेली। हेलो, नमस्ते मैम।
मैम मैं मीनाक्षी जलांधरा बोल रही हूँ इंदौर से। जी बताइए मीनाक्षी जी, क्या हाल है? मैम अच्छे हाल है। क्या कर रही हैं इन दिनों? मैम इस वक्त तो मैम नानी के घर घूमने के लिए आए हैं, उनसे मिलने नागपुर आए हैं। क्या बात है, नानी के घर जाना तो मौज हो जाती है। नानी के घर, नानी की कहानी सुनना और नानी के हाथ के बने व्यंजन, आप बताइए। हाँ जी मैम, वो नानी के घर जैसे बचपन में छुट्टियों के टाइम आते थे तो वैसा याद आता है। अभी तो कुछ ही दिनों की छुट्टियाँ मिल पाती। तो छुट्टियाँ मतलब कुछ पढ़ाई कर रही हैं, जॉब कर रही हैं? जी मैम, मेरी पढ़ाई मैं मास्टर कर रही हूँ अभी। अच्छा, किस सब्जेक्ट में? हाँ एमटेक कर रही हूँ मैं IT में। अरे वाह, क्या बात है भाई। तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती होगी आपको। जी मैम, काफी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, जिम्मेदारियाँ भी मिलती है कॉलेज से। मास्टर करते रहते हैं तो कॉलेज से रिलेटेड काम भी करना होते हैं। जी, एमटेक कहाँ से कर रही हैं? जी मैम, मैं इंदौर GSITS कॉलेज है, वहाँ से कर रही हूँ। फिर इसके बाद क्या इरादा है, जॉब किस तरह का करना चाहेंगी? मैम जी मैम, मैं IT सेक्टर में ही जॉब करना चाहूंगी और जैसे बाकी वैकेंसी वगैरह निकलती है उसके लिए भी भरते रहते हैं। आपके पास तो खुद ही ऑफर आ जाएंगे एमटेक करने के बाद, तो जाहिर है कि आपके पास ऑफर के भंडार होंगे और आपको चूज करना होगा। अगर आपने अच्छे मतलब परसेंटेज आपके बहुत अच्छे आएंगे तो फिर तो आपको ऑप्शन रहेगा कि आपको चुनना पड़ेगा कि कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, है ना? यस मैम, यस। तो आप बताइए, हमारी जो तमाम सखियां सुन रही हैं, हमारे सखा सुन रहे हैं, उनकी बड़ी तमन्ना होती है इस टेक्नोलॉजी की ओर जाने की, इंजीनियरिंग की ओर। तो कितने घंटे पढ़ाई की तो आपका एडमिशन हुआ? मैम ऐसा कुछ पढ़ाई का नहीं रहता है, बस ये डिपेंड करता है कि आपको जो चीज चाहिए उसके बारे में ठीक से नॉलेज हो कि हमको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और बाकी टाइम मैनेजमेंट तो हो ही जाता है। अगर अपना एक टारगेट डिसाइड रहता है तो हम खुद ही टाइम निकाल लेते जरूरी चीज के लिए। मतलब लाइफ में बाकी सारी चीजें तो चलती ही रहती है, उनको सबको साइड में रख के हमारा जो टारगेट है उसी पे फोकस करने से ही हमको जो टारगेट मिल जाता है। मतलब चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या कोई भी पढ़ाई हो। आपने 10th की पढ़ाई के बाद इंटीग्रेटेड और 11th-12th एक साथ किया या फिर 11th-12th पढ़ने के बाद फिर आपने कोचिंग ज्वाइन की? मैम 11th-12th के बाद में। ओके जी, तो तसल्ली से पढ़ाई की है तो काफी सारा टाइम मिल रहा होगा। यस मैम। ओके, तो और कुछ कहना चाहती हैं भाई? हम तो बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने भी बहुत सारा मतलब रास्ता दिखाया कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, उनका भी बहुत बड़ा मतलब योगदान है। किसका? और मेरे मतलब मम्मी और पापा का। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हाँ, क्योंकि पिताजी पहले ही इसी फील्ड से है, वो इसी कॉलेज में ही थे, तो उनका बहुत बड़ा मतलब मार्गदर्शन भी था। अच्छी बात है, क्या बात है। तो पापा आपके इंजीनियर हैं? नहीं मैम, वो इंजीनियर कॉलेज में जॉब करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में करते हैं जॉब, अच्छी बात। तो आपको ये एक जमीन मिली और उन्होंने आपको प्रेरित किया। लेकिन आजकल बहुत सारे बच्चे इस ओर जाना चाहते हैं, मतलब 8वीं तक, 7वीं 8वीं तक पहुंचते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हम इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, लेकिन काफी मेहनत करनी पड़ती है, वरना अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता है तो आगे फिर आपका भविष्य उतना उज्जवल नहीं होता है। तो आप कोई टिप्स देना चाहेंगे पढ़ने के लिए? कुछ नुस्खा बताएंगे जो सखियां या सखा तैयारी कर रहे हैं इस ओर? मैम पढ़ने के लिए यही है कि हमको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर पूरा ध्यान देना है और बाकी उससे रिलेटेड सारी चीजें निकाल के रखना है कि हमको किस चीज के नोट्स खुद के हाथ से बना के रखना चाहिए ताकि हमको बाद में मतलब दिक्कत ना हो, एक ही जगह पे सारी चीजें। तो सब्जेक्ट आपका क्या था? मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये 12th तक था, फिर उसके बाद मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स में और अभी मैं एमटेक कर रही हूँ। तो हम आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कर रहे हैं। और अब ये जो इतनी मेहनत कर रही है पढ़ाई में, फिर नानी के यहाँ गई है तो मौज मस्ती चल रही होगी, तो बताइए वहाँ की मौज मस्ती के बारे में थोड़ा सा बताइए और अपनी पसंद का गाना बताइए। नानी के यहाँ हम लोग आए नानी से मिलने के लिए, का मतलब काफी सालों बाद उनके यहाँ आना होता है। महाराष्ट्र में रहती है नानी और मामा भी दूर ही रहते हैं। तो अभी सब लोग आएंगे यहाँ पे और सबसे बातचीत होगी और वही बचपन की कहानी किससे, क्या बात है भाई, मतलब मिलके याद करेंगे और मतलब सब लोग अपनी अपनी पसंद का बताएंगे, तो काफी अच्छा लगता है सबके साथ में। तो नानी के लिए गाना सुनेंगी या फिर कोई और गाना सुनना चाहेंगी? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए या कोई और गाना? मेरी मम्मी की पसंद का गाना है, क्योंकि इतना प्यार तुमको। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, हम ज्योति भदौरिया बोल रहे हैं, ग्राम थापना ओंकारेश्वर, जिला खंडवा से। ज्योति जी बताइए क्या हाल है? जी बहुत अच्छे हैं और अभी सखी सहेली और हेलो सहेली हम लोग सुनते रहते हैं और हेलो सहेली फिर से शुरू हो गया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी जुड़ी हुई हैं विविध भारती से और अपना प्यार अभी भी न्यौछावर कर रही हैं रेडियो के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, और लगातार आप लोग जुड़े हुए हैं विविध भारती से। फेसबुक
फेसबुक पेज से भी जुड़ी रहती हैं मुझे लगता है। और तो बताइए, तो इतने लंबे अंतराल के बाद जो शुरू हुआ ये प्रोग्राम और आप जुड़ी हेलो सहेली से, तो ये आपका कैसा एक्सपीरियंस है, बताइए अपने शब्दों में। जी, बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी खुशी हो रही है ममता जी। एक अधूरापन लगता था जब हेलो सहेली बंद हो गया, और सखी सहेली में पहले पत्र संदेश लिए जाते थे सखियों के, वो भी बंद हो गए हैं। अगर हो सके तो आप ईमेल या पत्र फिर से शुरू कर दें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि सखियां मन की बात साझा करती हैं आप सखियों से, बड़ा अच्छा लगता था। और ममता जी, सबसे शुरू से ही हम सुन रहे हैं, जब से आपने और निम्मी जी ने, रेनू जी ने जब प्रोग्राम शुरू किया था, जी और कमलेश जी थी, कांचन जी थी, तो आपको सुनते थे और इतनी ऊंचाइयों पे आप लोग लाई हैं सखी सहेली को और हेलो सहेली को कि क्या कहें। अब देश या विदेश में बाहर भी लोग आपको सुनते हैं, हमारे श्रोता भाई तो सुनते हैं, सखियां तो सुनती हैं, लेकिन श्रोता भाई भी बहुत जुड़े हैं जो आपको सुनते हैं, पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो ज्यादा शिद्दत से सुनते हैं। बहुत बहुत। और कभी सखियां कुछ घरेलू कार्यवश छूट भी जाता है उनसे कार्यक्रम, लेकिन हमारे जो श्रोता भाई है वो नियमित रूप से सुनते हैं, खास तौर से सखी सहेली, क्योंकि हमारे पास नियमित रूप से प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। ज्योति जी, बताइए अपने बारे में, क्या कर रही हैं इन दिनों आप, क्या काम काज है, कहाँ व्यस्त हैं? हाउस मेकर हैं, लेकिन एक समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, तो कार्य भी चलता रहता है। आप लोगों को सुनते हैं तो बहुत कुछ प्रेरणा हमको मिलती है और हम सखियों को भी सुनवाते हैं सखी सहेली, हेलो सहेली प्रोग्राम। और आप सबकी बातों से हमें भी प्रेरणा मिलती है। जैसे अभी आपने कहा कि सामाजिक कार्य करते हैं, तो हमारे जहन में जिज्ञासा हो रही है कि क्या करती हैं, सामाजिक कार्य किस तरह का, लोगों की मदद करते हैं? सामाजिक कार्य में ममता जी सभी कार्य आ जाते हैं जहाँ हमें किसी की मदद करनी हो। कोई बच्चे हैं, कोई वृद्ध हैं, कोई और ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं मतलब किसी तरह की उन्हें आवश्यकता है, तो हम लोग जरूर उन लोगों की मदद करते हैं। कुछ अनाथ आश्रम वगैरह भी हैं जिनसे हम जुड़े हैं, और ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ तो ऐसा चलता ही है, परिक्रमावासी आते हैं। अभी जैसे कोरोना काल में बहुत लोगों को परेशानियां हुई, तो उसमें भी हमने सब लोगों की मदद की। बिल्कुल। तो जो लोग अभी सुन रहे हैं वो भी करें, कहीं ना कहीं। जैसे अभी हम देखते हैं ममता जी, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट में लोग वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन उनकी सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि हम उनकी मदद करें और उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं, वीडियो ना बनाएं। और इस तरह की घटनाएं भी देखते हैं तो वो भी हम करते हैं, कहीं हमारे नजर में अगर ऐसा कुछ केस आ गया है। और हम तो ये चाहेंगे कि जो लोग सुन रहे हैं वो भी करें जरूर। बिल्कुल, एक दूसरे का रास्ता ना देखें, अपन लोग प्रशासन पे ही ना डिपेंड रहें पूरी तरह से। हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है बिल्कुल कि हम लोगों की सेवा से जुड़ें, क्योंकि ये भी एक देश की सेवा ही होगी। जी बिल्कुल, सही बात है। हम सीमा पे लड़ने के लिए जाएंगे तभी हम देश की सेवा करेंगे। जी बिल्कुल, वो तो कार्य भी करने चाहिए। बिल्कुल। और एक बात और है ममता जी, जी हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं ऐसी भी हो रही है कि कई महिलाएं जो बाइक पर जा रही हैं, गाड़ी पर जा रही हैं, तो वो अपना दुपट्टा साड़ी संभाल के नहीं बैठती हैं। उस तरह की दुर्घटनाएं देखने में आ रही हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। महिलाएं अपना हमेशा दुपट्टा साड़ी को संभाल कर बैठे, कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। बिल्कुल, ये तो हम आए दिन सुनते हैं कि दुपट्टा लहराता रह गया और वो बाइक है उसके चक्के में फंस गया गोल गोल, और देखने को मिल रही है, होता ही है। लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी जागरूक रहें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही बात। और ममता जी एक बात और कहना चाहूंगी, अभी छोटी बच्चों के साथ भी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जैसे केस हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों पे भी लोग ध्यान दें। वो कई बार ऐसे मामले हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन लोग ना बचते हैं, सहयोग करने से बचते हैं। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई बच्ची मुसीबत में है या कोई महिला है, तो उसकी मदद जरूर करें। ये जो घर में शोषण होता है ना, लड़कियों का शोषण, चाइल्ड अब्यूज घर में भी होता है, तो यहाँ पर जब भी कोई लड़की अपने परिवार के सदस्य के खिलाफ कोई बात बोले या उससे घबराए, डरे, तो माता पिता को तुरंत अवेयर होना चाहिए। पहले क्या होता है कि जैसे मामा, चाचा या कुछ इस तरह के रिश्तों में जो लगते हैं, अगर लड़की अपनी माँ से दबे चुपे, डरे डरे, सहमी सी आवाज में वो कुछ कहती है, तो माँ डांट के हटा देती है, कह रही तुम गलत बात कह रही हो, तो ये और ज्यादा शोषण हो जाता है। तो एक बात जरूर कहेंगे कि जो माँ होती है ना, अपने बच्चों की पहली गुरु भी होती है। बिल्कुल। और बच्चे के साथ अपना एक मित्रवत, एक सहेली का एक जो व्यवहार है वो माँ का होना चाहिए, बेटा हो बेटी हो, ताकि बच्चे अपनी जो मन की बात होती है ना वो खुल के अपनी माँ से कह सके। ज्यादातर तो पिता से नहीं, लेकिन माँ से बच्चे ज्यादा घुले मिले होते हैं, तो वो अपनी बात शेयर करते हैं। जी सही बात है। हाँ जी, बहनों का भी कर्तव्य यही है माँ का, कि वो अपने बच्चे के साथ एक मित्रवत व्यवहार रखें। तो बच्चा कोई भी समस्या होगी ना तो वो खुल के जरूर बताएगा। बिल्कुल सही बात है। कई बार संकोचवश नहीं कह पाते हैं बच्चे। और हम तो ये देख ही रहे ममता जी, आपने भी देखे होंगे इस तरह के बहुत केस घरेलू हिंसा के होते हैं, घर में ही बच्चियां शिकार हो जाती हैं कई बार इस तरह से। बिल्कुल सही। हम जब देखते हैं ना तो उसको देखें ना, उसको हम उसके लिए कुछ जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल इतनी संस्थाएं हैं,
हैं, इतनी जगह जहाँ हम संपर्क कर सकते हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन उसके लिए महिलाओं को भी अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। और ये काम घर की औरतें ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं। माँ है, बहन है, चाची, काकी, दादी, महिलाओं को, लड़कियों को इतना मजबूत शुरू से ही बनाए कि वो अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सके। ये तो हम परिवार, पराठे के साथ साथ कराटे भी सिखाए। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही कहा आपने। शुरू से जूडो कराटे की ट्रेनिंग दे उन्हें, और लड़कों को जिम भेजा जाता है तो लड़कियों को भी भेजें। शारीरिक रूप से वो मजबूत रहेंगी तो अपने आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगी। तो बहुत उम्दा बातें आपने शेयर की सखियों से और सखाओं से भी। ये बात तो पूरे समाज के लिए है। अब बताइए, आपको गाना कौन सा सुनना है? कार फिल्म का गीत है। मनोज कुमार जी हमारे बीच नहीं रहे तो उन्हीं की फिल्म का एक गीत है कि हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ, लता जी का गाया हुआ है। तो यही गाना सुनते हैं। ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी जरूरी बातें साझा की हमारे साथ। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम। हेलो सहेली। हेलो। हाँ जी दीदी नमस्ते। नमस्ते। दीदी कहते नहीं है, गुलाब हो गुलाब जैसी लगती हो, गुलाब हो गुलाब जैसी लगती हो, हल्का सा मुस्कुरा दो लाजवाब लगती हो। हम तो मुस्कुराने की बजाय हंस दिए। आप भी गुलाब जैसी ही लग रही हैं, लेकिन जरा अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रही हैं? जिला रामपुर, ग्राम खनिया, एक मीनार वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बास ही बोल रही हूँ। दीदी पहली बार कॉल लगी है आज। तो अपने बारे में जरा बताइए शबनम जी। दीदी मैं ब्यूटिशियन हूँ, पार्लर में काम करती हूँ और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? कार्यक्रम कौन सा अच्छा लगता है? दीदी हेलो सहेली, सगी सहेली भी सुनती हूँ दीदी। तो हेलो सहेली और सखी सहेली दोनों प्रोग्राम में से कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगता है, बताइए? दीदी जैसे ये सोता हो कि हमें बात सुनने मिलती है तो हेलो सहेली, और जो उनके दिल के जज्बात मिलते हैं वो सगी सहेली में मिलते हैं। क्या बात है। और हेलो सहेली में जब अपना कॉल लग जाता है तो फिर तो यही प्रोग्राम ज्यादा अच्छा लगता होगा ना, है ना? जी दीदी। जी, पार्लर है ना आपका, और सुंदरता के बारे में जानकारी देती होंगी जो पार्लर में आती होंगी। जरा हमारी सखियों को भी थोड़ी कुछ टिप्स बताइए ना। तो यही कहना चाहूंगी, गर्मी में अपनी त्वचा का ख्याल रखें और ढक के ही निकलें और ज्यादा दोपहर में नहीं निकलें। जी, और बाल झड़ते हैं आजकल, लोगों की बड़ी कॉमन समस्या है। तो बाल झड़ने के लिए कोई नुस्खा है कि जिससे ठीक हो सकता है, बाल झड़ना रुक सकता है? दीदी बालों के लिए तो एलोवेरा लगाते हैं तो जरा हल्के हो जाते हैं। वैसे तो ये है, शैम्पू तो आ ही रहे हैं दीदी सब ऐसे। मतलब बहुत ज्यादा टिप्स देना नहीं चाहती हैं आप, हाँ? अच्छा बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? दीदी फिल्म का नाम है सलामी, और गाने के बोले दिल जब से टूट गया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। हेलो सहेली। हेलो नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं ग्राम धनोरा, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। वी पूनम नायडू। छत्तीसगढ़ के पास ये गांव है ना, तो अपने गांव की कुछ खासियत बताइए। हमारे घर से लगा हुआ है मैडम जी, चित्रकूट जो जलधारा है ना, हाँ? वो धनोरा गांव से लगा हुआ है। तो यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है मैडम जी, और 12 महीना सैलानी आते ही रहते हैं यहाँ पे। अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया, जानकर अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए, प्राकृतिक सुंदरता को कायम रखने के लिए खुद को भी कुछ कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जरा श्रोताओं से कुछ कहिए कि जब प्राकृतिक स्थान पर जाएं, पर्यटन स्थान पर जाएं, तो क्या कुछ एहतियात बरतें, क्या करना चाहिए प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए? मैं तो एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हूँ मैडम जी। जब भी छुट्टी मिलता है, जैसे शनिवार और रविवार को, तो बच्चों के साथ मिलकर हम बहुत सारे पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो फूलों के पौधे हैं, फल के पौधे हैं, सभी हम लगाते हैं मिलकर मैडम जी, जगह जगह पे। और वो पल्लवित भी होते हैं और उसका लाभ भी हमें मिलता है मैडम जी। और प्राकृतिक सौंदर्य का एक नमूना कह सकते हैं। हमारा धनोरा जो है, चारों तरफ हरियाली है मैडम जी, बीच में हमारा गाँव है धनोरा। हमें बताइए कि आप शिक्षिका हैं और बच्चों के साथ ये अच्छा काम कर रही है, ये तो बड़ा नेकी का काम है। और जब हरियाली धरती पर बचाए रखना है तो इस तरह की कोशिश हम सबको करनी पड़ेगी, इस तरह की मुहिम हम सबको चलानी पड़ेगी। और बच्चे भी इस तरह से सीखते हैं कि पौधारोपण से क्या कुछ फायदे हैं। और पर्यावरण के बारे में आप निबंध लिखवाएं, लेख लिखवाएं, इसके साथ साथ ये काम करवाएं तो उनके भीतर रचनात्मक प्रक्रिया भी जन्म लेगी, है ना? तो जब बच्चों को पढ़ाती हैं तो किन बातों का ख्याल आपको रखना पड़ता है? मैं तो खासकर छोटे बच्चों के साथ रहती हूँ मैडम जी, उनके साथ जैसे नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास। तो बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों को पढ़ाना, तो और मुश्किल होता है। तो बताइए फिर जब शरारत करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो क्या करती हैं आप? मैं भी वैसे ही बन जाती हूँ मैडम जी बच्चों के साथ। मतलब उनके साथ नटखट बनकर खेलती हैं? हाँ, और
और अच्छा लगता है जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो अपना जो भी दिलो दिमाग में गम छाया हुआ रहता है ना, वो एकदम छट के खुशी का एक वातावरण बन जाता है मैडम जी। और मुझे तो बच्चों का साथ बहुत ही अच्छा लगता है और मैं ज्यादा से ज्यादा उनके साथ ही रहना पसंद करती हूँ। और छुट्टी के दिन भी मैं घर बुला लेती हूँ, उनके साथ में खेलती हूँ, कूदती हूँ, डांस वगैरह करते हैं मैडम जी, और जो भी गाना आता है वो गाते रहते हैं। जी बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। और ये जो बच्चों के साथ खेल कूद की खुशी है आपकी आवाज में झलक रही है, तो आप बच्चों के साथ एंजॉय करती हैं, तो क्यों नहीं बच्चों वाला गाना सुनना चाहती हैं? नहीं मैडम जी, मैं ना फिल्म मिली का गीत सुनना चाहूंगी। मैंने कहा फूलों से वाला गीत, ये भी फूल जैसे है ना। हाँ, जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन है ना। जी जी। जया भादुड़ी बच्चों के साथ रहती हैं और अमिताभ बच्चन उसमें नाराज होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता शोर, है ना। देखिए फिल्म। हाँ देखिए मैडम जी, ये बचपन में देखी थी, लगभग हो गया मैडम जी 15-16 साल पहले देखी थी मैंने ये टीवी पर। चलिए बहुत बढ़िया। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम। हेलो सहेली। हेलो नमस्ते, मैं मनीषा ठाकुर देवास मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। बताइए मनीषा जी, क्या हाल है? बस बढ़िया है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अपने बारे में जरा बताइए, क्या करती है मनीषा जी? एक प्राइवेट स्कूल है, पिछले 20 सालों से टीचिंग कर रही हूँ, शिक्षिका हूँ मैं। वाह भाई। स्कूल में पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो आज क्या छुट्टी है या फिर स्कूल से ही बोल रही हैं? अभी छुट्टियाँ लगी हुई है, गर्मी की छुट्टियाँ हैं, तो अच्छा। घर पर आराम कर रहे हैं। कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? मैं 9th से 12th पढ़ाती हूँ। अच्छा, क्या क्या विषय हैं आपके पास पढ़ाने के लिए? अपनी मातृभाषा अपनी हिंदी पढ़ाती हूँ 9th से 12th को। जी जी। और हिंदी में फिर इन दिनों अपने बच्चों को क्या पढ़ाया है, कुछ बताइए ना हमारे श्रोताओं को भी। हमारे जो बड़े वरिष्ठ जो कवि हुए हैं, नेत्रीचरण गुप्त जी हुए हैं, तो इनकी कविताएं मैं पढ़ाती हूँ। निराला है, प्रसाद है, इन सबको पढ़ाना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला जी हैं। जी जी। महादेवी वर्मा। देवी वर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, ये तो आप पढ़ाती हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को खुद भी बहुत पढ़ना पड़ता है, तो क्या आप जब वक्त मिलता है तो आप खुद भी पढ़ती हैं? पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि कैसे उनको हम एक्सप्लेन करें। मुझे तो, मैं पढ़ूंगी तो मुझे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मुझे वो उन बच्चों के तरफ भी ध्यान देना पड़ता है कि भाई जिनको थोड़ा सा देर से समझ में आता, मुझे तो हर एक बच्चे का ख्याल रखना है, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है। और फिर मुझे किस तरह से अच्छे से समझाऊं, सरल से समझाऊं कि बच्चों को समझ में आ जाए आसानी से। बिल्कुल सही बात। तैयारी करनी पड़ती है। हाँ। तो कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार बताने से समझ लेते हैं और फिर वो बोर होने लगते हैं और रोने लगता है कि अब तो मेरे काम की बात नहीं। और कुछ बच्चे 3-4 बार समझाने पर समझते हैं, तो ये आप कैसे कर पाती हैं मैनेज की, जो फिर समझने के बाद बच्चे शरारत करने लगते हैं, तो कैसे सामंजस्य बिठाती हैं आप? मुझे जब लगता है कि बच्चे अब बोर हो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा फनी मूड में आ जाती हूँ, थोड़ा उनके साथ हंसी मजाक कर लेते हैं उसी विषय को लेकर के। सही बात। उस विषय से संबंधित कुछ एक मैं घटनाएं सुनाती हूँ, कुछ कहानियां वगैरह बताती हूँ, जीवन के जैसे कुछ प्रैक्टिकल करके मैं बताती हूँ, या इस तरह से, तो ताकि उनका ध्यान आकृष्ट हो। हो रहा है वो बोरियत ना हो। बिल्कुल। कोई यादगार बात बताना चाहती हैं स्कूल के दिनों से जुड़ी हुई बच्चों के साथ, या आपके स्कूल से जुड़ी हुई कोई यादगार बात? कई बार हमारे जहन में बस जाती है कोई बात, तो वो साझा करना चाहती हैं? मैं जब फरीदाबाद दिल्ली के NCR में पढ़ाती थी, मैं वहाँ पर भी रही हूँ कुछ समय, तो एक बच्चा था, अभी नाम याद नहीं है, लेकिन वो बहुत शरारती था, बहुत मस्ती करता था बहुत। और मैं उनको बोलती थी कि भाई आप पढ़ लो, जीवन में ये चीजें बहुत काम आएंगी, ये आएंगी, बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं देते थे। लेकिन फिर मैंने उनको अच्छे से समझाया, तो जब वो मतलब उनको शायद मेरी बात दिमाग में लग गई, ध्यान में लग गई, और जब उनका मतलब मुझे भरोसा नहीं था कि इनका इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, तो जब रिजल्ट आया तो वो 80% लेके आए, तो उससे सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई। और जब वो आए मेरे पास तो उन्होंने बोला मैडम ये सब आपकी वजह से, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई इसके लिए। मेरे लिए ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था। ऐसे मेरे हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं, और फिर मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा आप में ये प्लस पॉइंट है, ये चीज है, मतलब आप में ये स्किल अच्छी है, अगर आप इस स्किल को डेवलप करोगे तो आप भविष्य में एक अच्छी मुकाम पर आप होगे। तो आप मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप इस पर भी अपना एक कमांड इस पर करो अच्छे से। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, आपने नाम लिया कि आपने इतने सारे साहित्यकारों को पढ़ा हुआ है, महादेवी वर्मा का भी नाम आया था। क्या महादेवी वर्मा की कहानी गिल्लू पढ़ी है आपने? जी बिल्कुल पढ़ी है। पढ़कर सुनाइए बच्चों को। हाँ बिल्कुल, अपने 10th क्लास में है CBSE में।
जी जी। हाँ, तो उसमें मैं पढ़ाती हूँ, ये बहुत मस्त हो जाते हैं उस चैप्टर को पढ़ के, उस पाठ सही को बात। पढ़ करके उनको बहुत आनंद आता है। और जी। वो कहानी ऐसी है कि जब भी पढ़ते हैं तो वो गिलहरी का चित्र आंखों के सामने आता है, सचमुच जैसे वो कुतर रही है, बिल्कुल घर के सदस्य की तरह लगती है। महादेवी वर्मा ने लिखा भी तो था कुछ इस तरह की, जैसे वो उनकी बहुत घर के सदस्य हो। और महादेवी वर्मा की कई रचनाओं में हम देखते हैं जो पशु पक्षियों को परिवार के सदस्य की तरह पाला, जैसे सोना हिरना, उनका अगर आपने पढ़ा होगा, सोना हिरना का भी यही है हश्री कि जो कहानी की नायिका है वो कहीं बाहर चली जाती है तो सोना हिरना किस तरह से रोती है। तो जो उन्होंने ये जो पक्षियों को, पशु पक्षियों को अपनी कहानी में समेटा है ना, बड़ा ही मार्मिक दृश्य उपस्थित करती हैं। और अच्छी बात है कि आप अपने व्यवसाय के साथ साथ अपने बच्चों को साहित्य से जोड़ रही हैं और इन कहानियों से जोड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो सहेली। हेलो, रीवा से बोल रही हूँ दीदी, मालती साकेत। जी बताइए मालती जी, क्या हाल है? हम बस बढ़िया दीदी, हम तो आप लोग के कार्यक्रम सुन के बहुत खुश रहती हूँ दीदी। अच्छी बात है। कौन सा कार्यक्रम ज्यादा पसंद करती हैं? मुझे हर कार्यक्रम, आपके कितना कार्यक्रम आता है दीदी ना, तो मुझे हर कार्यक्रम पसंद है। जी, क्या करती हैं मालती जी, अपने बारे में जरा बताइए। मैं तो दीदी रीवा में रूम ली हूँ, रूम लेके रहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने नौकरी की है कॉलेज में, हाँ। तो वो अपने वही नौकरी करते हैं कॉलेज में, मॉडल साइंस में। और मैं यहाँ रीवा में रहती हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ दीदी, मुझे नहीं दिखता है एक भी। मेरे 2 बच्चे हैं जी। मेरी शादी हो गई है, 2017 में शादी हो गई है। जी जी। 2 बच्चे हैं, तो मैं वही बच्चों की देखभाल करती हूँ दीदी, और घर में रहती हूँ रूम पे। अच्छा, शादी आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? नहीं दीदी, ऐसे ही ऑरेंज मैरिज है। अच्छा, तो काफी मुश्किल होती होगी आपको घर में कामकाज में। घर के कामकाज कौन करता है, कैसे चलता है घर का कामकाज? दीदी हम ही करती हूँ काम धाम, और कोई नहीं करता है यहाँ, क्योंकि मम्मी लोग भी के दूर घर है, दरिया में घर है मम्मी का। और ससुराल वालों को वहाँ है भितरी, रामपुर भितरी। तो खाना वाना बनाने में आपको असुविधा होती होगी? नहीं दीदी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। खाना वाना सब सिलेंडर में बनाती हूँ। अच्छा, और बच्चों की देखभाल भी आप ही करती हैं? हाँ, बच्चे की देखभाल भी मैं भी करती हूँ। कितने बड़े हैं बच्चे? बस दीदी, एक 7वां में लगी है लड़की, और एक 6वां में लगा है, यानी कि साल भर के दोनों साल के आगे पीछे आए। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो इन दोनों बच्चों को पढ़ा रही है ना, आप शिक्षा दे रही है ना? हाँ दीदी, पढ़ा रही हूँ, यही रीवा में लिखाई हूँ ना। जी बिल्कुल, यही पढ़ रहे हैं दोनों। जरूरी है, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को अच्छी शिक्षा दीजिए। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती? यही दीदी, मेरी किस्मत में तो नहीं शायद कि तेरा इंतजार करती हूँ, यही गाना सुनना चाहती हूँ। प्रेम रोग फिल्म का गाना है, ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे पर फिल्माया गया गाना। जी दीदी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, फोन किया। हेलो सहेली। मैं जानकी बोल रही हूँ, नेपाल से। मैं मुंबई में रहती हूँ। अच्छा, नेपाल की रहने वाली है और मुंबई आ गई? हाँ। तो कितने साल हो गए आपको मुंबई आए हुए? 2 साल हो गया। अच्छा, तो यहाँ क्या काम काज कर रही हैं आप? मैं खाना बनाने के काम कर रही हूँ। नेपाल में ज्यादा अच्छा लगता था कि यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है? अच्छा है, इधर भी अच्छा ही है, नेपाल से भी अच्छा है इधर। नेपाल में गांव था आपका? हाँ, नेपाल में गांव है मेरा। तो वहाँ खेती बाड़ी थी? हाँ, खेती बाड़ी। कैसे थे खेत? कौन सी फसल वहाँ पर पैदा होती है? खाने पीने की क्या चीज होती है, जैसे मक्का, गेहूँ, क्या? हाँ, ये सब होती है, मक्का, गेहूँ, चावल। तो आपने कहा खाना बनाने का काम करती हैं, तो कौन सा व्यंजन आप ज्यादा अच्छा बना लेती हैं? मैं रोटी सब्जी, और नेपाल का खाना इधर तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन इधर का खाना बनाने का काम करती हूँ, जो उन लोग बोलते हैं वही बनाती हूँ। अच्छा, नेपाल में क्या खाना स्पेशल खाया जाता है, बताइए? थुक्पा, मोमोज, दाल चावल, रोटी सब्जी सब खाते हैं। नेपाली में कोई गाना आता है आपको, गा के बताइए। नेपाली में? हाँ ठीक है, गा के सुनाती हूँ। सानो सानो गाउँ छ मेरो, रुद्रपुरको गाउँमा, गोरे बाबु भन्दै मलाई बोलाउँछन् त्यो ठाउँमा, नामले पाको कामले पाको, कामी दाइको छोरो, नलाउ माया नखाउ काममा नै मेरो मोरो साइली, ए साइली। वाह, बहुत बस
बहुत बढ़िया गाया आपने, बहुत बढ़िया गाया। तो दोस्तों, ये था आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। इसमें सखियां सहेलियां साझा कर रही थीं अपने दिल की बात और अपनी पसंद के फिल्मी गाने। तो आज का हेलो सहेली कार्यक्रम बस इतना ही। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 022-400-24662। और आपको ये भी याद दिला दें, इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से। इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।